और जिस दिन हमें लगेगा कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, उस दिन हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि वो क्या हैं और हम क्या हैं। ये बात नहीं समझ आती, आमिर खान आता है तो उसके लिए टाइम आधा घंटा भी होगा, हमारे लिए 5 मिनट भी नहीं होते इनके पास। कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए भी? ये गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही, क्या जम्मू अलग ड्यूटी है और कश्मीर अलग ड्यूटी है? मतलब उसको हम लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम यूटी रखना चाहते हैं और जम्मू को हम सिर्फ़ और सिर्फ डोगरा यूटी रखना चाहते हैं, तो अलग करवा दीजिए। क्या कोई जवाब मिलता है? जवाब नहीं है उनके पास। मैंने कहा उनको, मैंने कहा पहले तो आप अपनी पॉलिसी को क्लियर करिए। मैं जब सीएस साहब से मिला, मैंने कहा आप अपनी पॉलिसी को क्लियर करिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो दरबार मूव, जो एक चीज़ चल रही है, एक टॉपिक चल रहा है, एक इशू चल रहा है, जनता में चर्चा चल रही है कि क्या दरबार मूव होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा आप इसके बारे में पिक्चर तो क्लियर करिए। अगस्त 5 के बाद की डिस्टर्बेंसेस, कोविड की मार और दरबार मूव का ख़त्म होना, इससे जम्मू के कारोबारियों पर कितना असर पड़ा है? और क्या जो सरकार स्कीम्स निकाल रही है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, क्या उससे जम्मू का कारोबारी खुश है? ये समझने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी। तो अरुण जी, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि क्या आप संतुष्ट हैं जो भी सरकार कर रही है जम्मू के कारोबारियों के लिए, या आपको लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, एक बात तो सही है कि जो कुछ उन्होंने पहले किया वो तो ठीक था, लेकिन उसके बाद का जो सेकंड फेज़ है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। फर्स्ट फेज़ में नो डाउट कि हमारे लोगों ने बहुत सफ़र किया, स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी को लेकर के मैं यही कहूँगा, जिस तरह से 2-2, 3-3 महीने शॉप्स बंद रही, बिज़नेसेस बंद रहे। देखिए, शॉप्स बंद होंगी तो इंडस्ट्री भी नहीं चलती, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि शायद इंडस्ट्री चल रही है तो इसका मतलब ये है कि सब स्मूथ है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी की उस समय जो एक इंटरेस्ट रिबेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशली हमने भी पैकेज की मांग की थी, उसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं हमें दिखाई दिया कि उनकी तरफ से जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशली देखिए 3 महीने दुकानें बंद रहना और उसके बाद हर एक दुकानदार ने अपने लोगों की सैलरी दी है, जो किश्तें भरी हैं। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी एक सिस्टम बनाया जाता जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ कर के कम से कम उनसे पूछा जाता कि किस तरह के लॉसेस हैं, और ये लॉसेस जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं होता कि इतने लॉसेस जो हैं उनको कवर अप करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे उनको प्रोग्राम्स देने चाहिए थे जिससे, जैसे मान लीजिए कि ये किश्तें ही हैं, बैंक की किश्तें हैं, अगर बैंक वाले ही अपनी किश्तों को बढ़ा देते, उसका टाइम पीरियड जो है उसको एक्सटेंड कर देते, तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिलीफ जो है वो लोगों को मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ना कुछ जो है हर तरफ से सख्ती बनती चलेगी। देखिए, होता क्या है कि 3 महीने के बाद आजकल एनपीए में अकाउंट चले जाते हैं, और जो एक्सपेंसेस पड़ते हैं उसको अगर रिवाइव करना है उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिबेटेबल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे की गवर्नमेंट्स जो हैं हमेशा बैठ कर के डिबेट्स करती थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। देखिए, प्रधानमंत्री ने, मैं सोचता हूँ कि किस तरह से मैनेज करते हैं। प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। जिसके घर में काम करने के लिए नहीं हो, जिसके पास काम नहीं हो, घर में खाने के लिए नहीं हो, इस तरह की अनाउंसमेंट से उसको बड़ा रिलीफ मिलता है। उसको लगता है कि यार चलो, कम से कम हमारे घर में खाना तो बनता ही रहेगा ना, खाने की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। लेकिन देखिए, छोटा बिजनेसमैन जो है, जो अपना इंटरेस्ट भी दे रहा है और अपने लोगों को सैलरी भी दे रहा है, 3-3 महीने दुकानें बंद करके रख रहा है, उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ जो है, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि जो लोकल हमारी जो स्टेट की या यूटी की गवर्नमेंट्स हैं वो देखें कि उनको वो क्या रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी कमी रही। अभी की इंटरेस्ट रिबेट जो है उसके बारे में एलजी साहब से ने जो एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने दिया,
लेकिन अरुण जी, क्या आपको लगता है कि इस समय सरकार जो डिसीजंस जम्मू कश्मीर में ले रही है वो मेजर स्टेक होल्डर से बात किए बगैर ले रही है, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर कोई है तो वो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है? उनसे बात अगर होती भी है तो जो इनपुट्स आप देते हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता जिस समय स्कीम लाई जाती है, जिस समय कोई भी एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है? देखिए, जो आपने बात कही बहुत सही बात है, होना यही चाहिए। हमेशा गवर्नमेंट्स जो हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देखिए हम लोग जो हैं पूरे जम्मू प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू के लोगों की हर दृष्टि जो है वो हमारे पे ऊपर है। वो सोचते हैं कि अगर हमें कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एक ही एक सलूशन है, वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो गवर्नमेंट है उनको कोई परेशानी है शायद इस बात को लेकर के। अगर वो किसी से सलाह मशवरा करेंगे, कोई भी चीज़ होती है हमेशा टेबल पे होती है। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को जो है वो टेबल में बैठ कर के हल करना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए पब्लिक के साथ मिल कर के। टेबल पे हम लोग जो मर्जी कर लें वो ठीक है, अंदर कमरे में आपने डिसीज़न दे दिया, लेकिन क्या वो पब्लिक को मंजूर है कि नहीं है, वो पब्लिक फ्रेंडली है कि नहीं है? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो पब्लिक पे रूल करने के लिए नहीं, पब्लिक पे रूल नहीं करने के लिए बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठे हुए हो कि अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, पब्लिक को प्रॉब्लम आती है, उसको किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, इसके लिए बैठे हुए हैं। इस टाइम पर बिजनेसमैन को क्या क्या परेशानी आ रही है? अगर गिनने लगें तो सबसे पहले जो टोल प्लाज़ा लखनपुर में था उसके ख़त्म होने के बाद भी कुछ एक इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन वो कुछ एक इंडस्ट्रीज़ भी बहुत मायने रखती हैं। दूसरी ओर अगर बात किया जाए दरबार मूव के ख़त्म होने से बहुत सारे कारोबारियों का ये कहना है कि हमारी तो ऐसा लग रहा है कि 50% हमारा कामकाज जो है वो इस वजह से कम हो जाएगा। ये जो डिसीजंस लिए गए हैं, इसके बाद ऐसा तो नहीं है कि जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो ही असमर्थ है सरकार को कन्विंस करने में कि ये जो आप डिसीजंस ले रहे हैं इसके बाद कम से कम कारोबारियों को के रिवाइवल के लिए या उनकी सस्टेनेंस के लिए कोई उन्हें पैकेज तो दें, या जब आप डिसीजंस ले रहे हैं उसके बाद ये तो सोचें कि इसका इम्पैक्ट कारोबारियों के ऊपर क्या पड़ने वाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब लखनपुर से टोल हटाया गया, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं आने वाले दिनों में वो क्या होने वाले हैं। लखनपुर से टैक्स हटाया गया, यहाँ इंडस्ट्री जो है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी, उसको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। उसके बारे में ना गवर्नमेंट में विचार किया, ना उस समय जो लोग जो हैं डिमांड करने वाले थे कि ये टोल जो है इसको रिमूव किया जाना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा। आज बिजनेसमैन जो लोग उस समय टोल रिमूव करने के हक़ में थे, आज भी उनको परेशानी हो गई हुई है। आज वो भी सोचते हैं कि यार टोल नहीं हटता तो हमारा बिज़नेस जो है इस तरह से सफ़र नहीं करता। जो कमेटी बनी थी, कोई रिपोर्ट आई, आपको कुछ मालूम पड़ा? ये कुछ नहीं हुआ उस समय की। मैं ये ज़रूर कहूँगा अपनी तरफ से, मैंने एक बार सुजेस्ट किया था कि एक कमेटी बनाइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय किसी ऑफिस में नहीं था और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी और मैंने कहा भी था, ये जो आप कर रहे हो बहुत गलत हो रहा है। आप देखिए कि इससे हमारी इंडस्ट्री जो है, कौन कौन सी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट होती है, पहले उसकी एक लिस्ट तैयार करिए, उसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न करिए, ताकि देखिए आज क्या हुआ, टोल हट गया। जिन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट होता था इस चीज़ का कि टोल लगा हुआ है, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो लोकल में कहीं भी अपना सेल कर सकते थे। आज हालत ये हो गई कि वो नेबरिंग स्टेट से वो सारे का सारा सामान जो है वो यहाँ आकर बेच रहे हैं और सस्ते दामों में बेच रहे हैं। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जम्मू जो है वो डेड एंड पे है, यहाँ से आगे हम सेल नहीं कर सकते, पीछे जाना हो तो हमें फ्रेट देना पड़ता है। फ्रेट सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं की गई। पिछली गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी अनाउंस की थी कि जो प्रोडक्ट जो है यहाँ से 1000 किलोमीटर, जबकि 1000 नहीं होना चाहिए था, एक जीरो कटनी चाहिए थी। अगर 100 किलोमीटर के बाहर भी अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जानी चाहिए थी। अब देखिए, अब अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री है, पंजाब के पास जम्मू कश्मीर भी है, उसके पास हिमाचल भी है, उसके पास दिल्ली भी है, उसके पास यूपी भी उसके नज़दीक है, हर चीज़ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं। मुझे कई बार बड़ी परेशानी भी होती है और मुझे दुख भी आता है इस चीज़ का, जब हमारे लोग जो हैं हमारी इंडस्ट्री का
जब कंपैरिजन करते हैं बाहर की इंडस्ट्री के साथ, वो कहते हैं देखो जी, अगर अहमदाबाद में इंडस्ट्री जो है इतना बूस्ट कर सकती है, इतना ग्रो कर सकती है, तो जम्मू में क्यों नहीं। जब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में ग्रो कर रही है, जम्मू में क्यों नहीं। जब कहते हैं पंजाब में, अरे इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो जो एरिया है वहाँ पर एक तो लोकल प्रोड्यूस है, हर चीज़ की लोकल प्रोड्यूस है, और वहाँ इजीली मिल जाता मटेरियल तो वहीं लोकल है ना। यहाँ पर तो हर चीज़ जो है आपको इंपोर्ट करनी है। वो इंपोर्ट जो है जब आप करेंगे, आज की डेट, पहले क्या था, कोई भी चीज़ इंपोर्ट होती थी, इंडस्ट्री जो है उसको टोल फ्री होता था। उसकी वजह से जो वो टोल था, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगती थी उसको वो टोल जो है वो बचा जाता था, और टोल का ही बेनिफिट जो है, वही प्रॉफिट जो है एक किस्म का इनको हो जाता था। आज की डेट में वो चीज़ें ख़त्म हो गई। जहाँ पर लोकल चीज़ है, जहाँ पर आपको हर चीज़ जो है प्रॉपर मिल जाएगी, वहाँ आप प्रोड्यूस करोगे, यहाँ पर मर्जी भेज दो आप। आज की डेट में क्या कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, जम्मू की इंडस्ट्री जो है हमेशा इसी बात को लेकर के सफ़र करती आई है और आगे भी करती रहेगी। यहाँ से हम जब बात करते हैं कंपैरिजन की, अगर आप अहमदाबाद की बात करते हैं तो पोर्ट है वहाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पर इतना इजी है, कस्टम वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं, हर चीज़ वहाँ पर बैठे। यहाँ क्या है, यहाँ किसी ने एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर तो किसी के पास वो प्रोविज़न नहीं है। पहले यहाँ से लुधियाना भेजेंगे, लुधियाना में कस्टम वाले पहले चेक करेंगे, पहले तो यहाँ से कोई जाएगा उसके साथ, उसके बाद वो दिल्ली में, अगर एयरवेज है तो दिल्ली में जाएगा, अगर सीवेज है तो वो अहमदाबाद में जाएगा। तो ये समझने की बात है, इन लोगों को समझना चाहिए कि जम्मू जो है उसको हम किसी भी तरह से बाहर की जो स्टेट्स हैं उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहीं पर अरुण जी, दरबार मूव की भी मैंने क्योंकि बात की, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज़ की पे अगर फोकस करें तो इंडस्ट्रीज़ को लेकर ये भी कहा गया था कि इंडस्ट्रीज़, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जितना भी मटेरियल है वो लोकल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाए। अभी जम्मू कश्मीर में कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन क्या जो हमारी लोकल स्टील इंडस्ट्री है वो जो प्रोड्यूस कर रही है, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ अगर सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, बाकी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या वो लोकल प्रोजेक्ट्स में लिया जा रहा है जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं? देखिए, जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी उस समय एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके तहत जो है, जो लोकल इंडस्ट्री है उसको 15% प्राइस प्रेफरेंस मिलती थी। लेकिन उस समय भी हमारे कुछ जो ऑफिसर्स थे वो कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशान करते थे। वो कहते थे कि 15% का मतलब ये नहीं है कि हम जो रेट है उसे हम 15% दें, जबकि एक्चुअल में इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वही यही कहती थी कि आप जो भी है इस समय, जो भी उनका रेट हो, अगर लोवेस्ट रेट है उस पर उसको 15% तक की प्राइस प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर वो 15% के प्रीव्यू में आते हैं तो उनको टेंडर मिलना चाहिए। लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं जो उस समय के ऑफिसर्स होते थे वो कोई ना कोई चालाकी करते थे। लेकिन आज तो पोजीशन ही डिफरेंट हो गई। देखिए, यहाँ के इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ पैकेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हमारी, देखिए, पहली जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी यहाँ पर इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया था और बहुत सारी इंडस्ट्री बाहर की आई थी। लेकिन थोड़ा सा मतलब एक गलत डिसीज़न था कि भाई इमीडिएटली जिस तरह से अभी जो नई पॉलिसी आई उसमें उसको पूरा ध्यान में रख करके पॉलिसी आई है। उस समय कुछ लोग बाहर से आए, उस समय भी मुझे लगता था कि अगर गवर्नमेंट जो है सिंसियर होती, यहाँ के लोग जो हैं अवेयर होते, तो इन लोगों को ये कहना चाहिए था कि आप इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी लाइए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए उसको 50% की कैपिंग रखनी चाहिए थी कि लोकल को आप मौका दीजिए। लोकल लोग जो हैं, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री लगाएं चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। आज फिर वही पोजीशन आ गई है हमारे लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। मैं तो यही सुन रहा हूँ और सुनने में तो बहुत मज़ा आता है। 28,400 करोड़ रुपये का जब पैकेज अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमें 16 साल के बाद, मतलब 2004 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस हुई, उसके बाद कभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं आई जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कोई पैकेज दिया हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जैसे ही हमें एक पैकेज दिया, वो हमें लगना शुरू हो गया कि अब हमारे लिए ये इतना आसान हो जाएगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी और लोकल लोग जो हैं उनको भी मौका मिलेगा यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का। लेकिन आज मैं जो सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे परेशानी ज़रूर हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उनके लिए तो
बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए भी? ये देखिए सब्सिडी है, लेकिन अगर आप कैपिटल सब्सिडी पे काम चलता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये लोकल जो इस समय की एग्जिस्टिंग जो यूनिट हैं उनको अगर फ्रेट सब्सिडी दी जाती है उसमें उनका सर्वाइवल है। देखिए फ्रेट सब्सिडी का मतलब ये है कि जो यहाँ पर प्रोड्यूस करने के बाद जब वो बाहर जाएंगे तो कम से कम उतना तो उनको इनकम आएगी कि जितना उन्होंने फ्रेट दिया है। उनकी मार्केट बड़ी हो जाएगी। मार्केट बड़ी हो जाएगी, मार्केट कहीं भी वो जा सकते हैं। फ्रेट सब्सिडी जो है एक मुझे जो मैं सारा कुछ बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी नियर फ्यूचर में, वो भी सामने आएंगी। लेकिन आज की डेट में अगर ये अनाउंसमेंट होती है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उनके लिए फ्रेट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो लोकल जो इस समय की एग्जिस्टिंग यूनिट है वो बच पाएंगे। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। देखिए कहने को आप कुछ भी कहिए, मैं अभी अपने एलजी साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपया जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू में आ गई है और 11,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कश्मीर में आ गई है। लेकिन ग्राउंड पे क्या है, रियलिटी क्या है, जगह कहाँ है? अभी इन्होंने एक नई पॉलिसी और बना दी है। नई पॉलिसी में ये है कि आप प्राइवेट लैंड जो है उसको भी आप इंडस्ट्रियल यूनिट में आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपकी जो प्राइवेट लैंड है अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तब भी आप उसको अलो नहीं करोगे, अगर दूसरी लैंड है तब भी आप कैसे अलो करोगे? पहले तो आपको लैंड यूज़ चेंज करने हैं ना। लैंड यूज़ चेंज होना इतना आसान नहीं होता। हमारी स्टेट में तो वैसे भी इतनी मुश्किल है, इतना प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। लैंड पे तो इन्होंने इतने मतलब वो लगाए हुए हैं, चेक्स लगाए हुए हैं कि अब देखिए कितनी देर इन्वेस्टर है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही चक्कर काटता रह जाएगा। अब दरबार मूव की अगर बात की जाए तो दरबार मूव खत्म होने से जिन कारोबारियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, छोटे कारोबारियों के ऊपर, रिटेलर्स के ऊपर, क्या समझते हैं कि उनकी मदद करने के लिए अब सरकार को क्या करना होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो लोग इस समय, मैंने एक स्टेटमेंट सुना जिसमें कहा गया कि 200 करोड़ रुपया जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था हमने उसको बचा लिया है। और भी बहुत सारे खर्चे, जैसे लोग वहाँ से आते थे, यहाँ पर रेंट में यहाँ अकोमोडेशन ली जाती थी, बहुत सारे खर्चे बचाए होंगे। मैं मान लेता हूँ 200 करोड़ यहाँ बचाया होगा, 300 करोड़ रुपया रेंट का बचाया होगा। लेकिन इन लोगों को मैं यही कहता हूँ, बार बार यही बात कहता हूँ कि ये डिबेट से भागते हैं। इन लोगों को नॉलेज नहीं है, ये बंद कमरे में बैठ कर के डिसीज़न लेते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि जम्मू और कश्मीर ये दो हिस्से हैं। जम्मू में डोगरा रहता है, कश्मीर में कश्मीरी रहता है, मुझे मुस्लिम रहता है। जब कश्मीर के जो लोग हैं वो जम्मू में आते हैं तो कल्चर जो है वो यहाँ के लोकल कल्चर में अपने आप को डालते हैं। वो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम एक अलग कल्चर में आ गए हैं और यहाँ पर मिलते हैं सभी को। जब जम्मू का डोगरा कश्मीर में जाता है तो वहाँ पर जा कर के सबको मिलता है। तो कल्चर का आदान प्रदान जो है ये गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही। क्या जम्मू अलग ड्यूटी है और कश्मीर अलग ड्यूटी है? मतलब उसको हम लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम यूटी रखना चाहते हैं और जम्मू को हम सिर्फ़ और सिर्फ डोगरा यूटी रखना चाहते हैं, तो अलग करवा दीजिए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप लोग जो हैं किस तरह के डिसीज़न कर रहे हैं। वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, एक तो कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, दूसरा यहाँ पर आकर के पैसा स्पेंड करते हैं। देखिए यहाँ आएंगे, शॉपिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट में आएंगे। इनको ये बात नहीं समझ आती कि ट्रांसपोर्ट जो है उसकी कितना जो है टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के घर में जाता है। वो बात इनको समझ में नहीं आती। 18% तो गवर्नमेंट ले जाती है, वो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जो लोग यहाँ पर आते इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई खर्चा करते हैं और यहाँ से लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो किसके पास जाता है? उसका जीएसटी जो है, अगर मान लो किसी ने होटल में 1,000 का बिल बनाया तो किसी का 18% है तो वो मतलब 180 रुपये सरकार के पास जाएंगे ना। अगर 5% है तो मतलब 50 रुपये तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पर आएंगे, वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पर कितने बिजनेस चलेंगे। ट्रांसपोर्ट लाइन जो है वो चलेगी,
होटल्स लाइन जो है वो चलेगी, जो मतलब वहाँ से लोग यहाँ पर जब आते हैं वो कई किस्म की ट्यूशन्स लेते हैं, हमारे एजुकेशन हब चलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में इनको ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर आएंगे तो कोई जगह ही लेगा तो उसका रेवेन्यू किसके पास जाएगा। अगर किसी ने कोई जगह ली है उसका फ़र्द कटवाना है, टिकटिंग है या क्या, मतलब इनको ना बिल्कुल और बिल्कुल एक ही लाइन है, सिंगल सोच है कि हाँ जी हम लोग वहाँ ठीक है, वहाँ पर आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार जो लोग जो यहाँ पर 75 साल से हिंदुस्तान के नारे लगा रहे हैं उनको इग्नोर तो मत करो। जी, जब आप बात करते हैं सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र से मिलते हैं, उनसे ऑफिसर से बातचीत होती है, उनको जब आप ये बात बताते हैं कि आप ये जो फैसले ले रहे हैं इससे ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी आ रही है, कैसा रिस्पांस मिलता है? क्या कोई जवाब मिलता है? जवाब नहीं है उनके पास। मैंने कहा उनको, मैंने कहा पहले तो आप अपनी पॉलिसी को क्लियर करिए। मैं जब CS साहब से मिला मैंने कहा आप अपनी पॉलिसी को क्लियर करिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो दरबार मूव जो एक चीज़ चल रही है, एक टॉपिक चल रहा है, एक इशू चल रहा है, जनता में चर्चा चल रही है कि क्या दरबार मूव होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा आप इसके बारे में पिक्चर तो क्लियर करिए। अभी तक कोई नहीं स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, कोई हाँ हम करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और मैंने उनको यही बात कही, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी यही कहा कि हम लोग जो हैं ये एक कल्चर हमारा दोनों का अलग अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं जम्मू और कश्मीर जुटी हैं। अगर आपको लगता है अलग अलग हैं तो अलग अलग कर दीजिए। सोच जो है वो कहाँ तक जा रही है, क्या जा रही है, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। बंद कमरे में बैठ कर के डिसीज़न हो रहे हैं, ओपन हो करके डिबेट करके टेबल पे बैठ करके जो चीज़ें डिसीज़न लिए जाने चाहिए, अब वो कहाँ से इंस्ट्रक्शंस हैं, कहाँ वो उन चीज़ों की वजह से क्या सोच करके वो डिसीज़न कर रहे हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। लोग हमसे पूछते हैं, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम टाइम मांगते हैं, हमें टाइम नहीं दिया जाता। वो सोचते हैं कि ये टाइम देंगे, हम इनको टाइम देंगे तो वो वेस्ट होगा, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आती। आमिर खान आता है तो उसके लिए टाइम आधा घंटा भी होगा, हमारे लिए 5 मिनट भी नहीं होते इनके पास। आखिर में अरुण जी, ट्रेन सीधा कश्मीर जा रही है, ट्रेन ऑलरेडी कटरा पहुंच चुकी है, और जम्मू में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए या जम्मू की मार्केट्स को रिवाइव करने के लिए या जम्मू को जो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या आपको लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा आने वाले सालों में कि टूरिस्ट जम्मू भी आए, लोग जम्मू में भी आए, जम्मू के मार्केट्स भी चले, जम्मू के कारोबार भी चलें, या फिर आने वाला भविष्य जो है वो अंधकार में ही नज़र आ रहा है कि एक समय वही आएगा कि जैसे आजकल पठानकोट है उसी तरीके से जम्मू भी रह जाएगा कि मार्केट्स में जो काम है वो ज़्यादातर लोकल्स का ही? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात जो हैं बनेंगे। नो डाउट कि ट्रेन जो है पहले कटरा चलेगी, कटरा से अब श्रीनगर चले जाएगी। हालात जो हैं चेंज होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, स्पेशली मैं ये कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि जम्मू में डेवलपमेंट हो। देखिए आज तक हम लोग जो हैं यहाँ पर डिपेंडेंट हैं सिर्फ़ और सिर्फ पिलग्रिम टूरिस्ट पे, और पिलग्रिम टूरिस्ट के लिए भी अगर हम सोचें एक सिस्टम अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई जगह की कमी है, यहाँ पर देवी देवताओं की कमी है। ऐसे ये सिटी ऑफ टेम्पल्स है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। हुआ ये है कि पिछली गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने कभी जम्मू की तरफ फोकस नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, मैंने 2-3 चीज़ों जो हैं उस पर मैंने फोकस किया है। मैंने उनको कहा है कि जो पिलग्रिम टूरिस्ट जहाँ पर आते हैं, देखिए सुध महादेव है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सरथल माता का मंदिर है, वहाँ चीची माता का मंदिर है, आते हैं लोग सिर्फ बाहर से ही। माता कोल कंडोली का मंदिर है। मैंने अपनी तरफ से उनको कहा है कि देखिए बाघा बॉर्डर में कितने लोग जाते हैं, कितनी दुनिया जाती है, तो सुचेतगढ़ में क्यों नहीं जा सकते। उसके लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। अब बनी एक ऐसा एरिया है, अगर हम टूरिस्ट के बिहाफ पे देखेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ से लोग जाते हैं हिमाचल, वहाँ पर मैक्लोडगंज में जाएंगे, वहाँ पर शिमला में जाएंगे, मतलब कहीं भी जाएंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, बनी का जो क्लाइमेट है इन सबसे बढ़िया है।
लेकिन बनी क्योंकि डेवलप नहीं किया गया। आज पत्नीटॉप है, पत्नीटॉप के बारे में मैंने बार बार एक बात बोली, मैंने एलजी साहब को भी जो रिप्रेजेंटेशन दी सबसे पहले मैंने उसमें भी ये लिखा कि यहाँ एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू करने की ज़रूरत है। आज मेरे ख्याल में पत्नीटॉप से बढ़िया जो है पूरे नॉर्थ में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो पत्नीटॉप है, लेकिन वहाँ पर लोग जाना इसलिए नहीं पसंद करते, जाते हैं लेकिन कुछ फैमिलीज़ जाती हैं, बाकी इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, एडवेंचर स्पोर्ट होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग 20 साल से लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू करिए, लेकिन क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट थी वो उन्हीं लोगों की थी, लेकिन आज जो चेंज आनी चाहिए थी अभी नहीं आ पा रही। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चेंज बहुत ज़रूरी होगी। हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री को भी मैंने मिलने के लिए समय मांगा है, मुझे समय मिलेगा, मैं अपनी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर रखूँगा। मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। देखिए ये डल लेक है, डल लेक के लिए कितना करोड़ों रुपये आता है, और हमारे जो पॉन्ड्स हैं यहाँ पर जम्मू में, अगर आप उन पे नज़र मारें ना तो मेरे ख्याल में सैकड़ों यहाँ पर पॉन्ड्स हैं, जिसको डेवलप करें ना अगर, तो मेरे ख्याल में लोग आगे पीछे जाना छोड़ देंगे। मतलब इतना खूबसूरत है हमारा जम्मू, लेकिन क्योंकि ये नज़र जो है अभी तक ना तो पिछले पॉपुलर गवर्नमेंट्स की पड़ रही थी, ना यहाँ अभी तक पड़ रही है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो मंदिर की जो स्थापना यहाँ पर की गई है, ये जो अपना सिदड़ा क्या नाम है, सिदड़ा में, तो वो जो है अगर वो टाइम पे जिस तरह इन्होंने 2 साल में कहा है कि ये पूरे का पूरा मंदिर जो है तिरुपति बालाजी का मंदिर बन जाएगा, उसका बेनिफिट भी अल्टीमेटली जम्मू के लोगों को होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मंदिर हैं, ये जो पॉन्ड्स हैं, इनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और उनकी डेवलपमेंट से हमारे स्टेट की जो है, मैं ये कहूँगा कि इसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होगा। बाहर से लोग जो आएंगे वो इन जगहों पे जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मतलब कोई ऐसी जगह हमें दिखाई दे जो आगे पीछे किसी भी जगह पर हमें नहीं दिखाई देती हो। और जम्मू में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, रियासी में देखिए ना, लोग अब तो शिवखोड़ी जाना शुरू हो गए, पहले तो शिवखोड़ी भी कोई नहीं जानता था। अब तो शिवखोड़ी जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैं जम्मू के लोग, जम्मू का जो माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है वहाँ पर कमी नहीं आनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बिज़नेस की कमी आएगी, टूरिस्ट भी बढ़ेगा, पिलग्रिम टूरिस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन मैं एक ही बात जो ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नज़र जो है वो इन प्रोजेक्ट्स पे जानी चाहिए। यहाँ हम डेवलप कर सकते हैं, यहाँ कमर्शियल हब बना सकते हैं, वहाँ नज़र जो है गवर्नमेंट की जानी चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा। अरुण जी, आखिर में आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आप सरकार को जिस तरीके से आड़े हाथों लेना चाहिए उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। आप भी बड़ी विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिशें करते हैं। क्या जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर सरकार इसी तरीके से आपकी बात नहीं सुनती, क्या कोई बंद की कॉल देंगे? क्या आप भी कोशिश करेंगे कि कड़े लफ्ज़ों में सरकार को ये बताया जाए कि आखिर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पावर क्या है, और अगर आप इसी तरीके से स्टेक होल्डर्स को लाइटली लेते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे तो वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों के बीच में नहीं होगी? सबसे पहले तो एक बात आपने जो मेरे से कही, मैं कमज़ोरी दिखा रहा हूँ। इस इंटरव्यू में आप बताइए मैंने किसको छोड़ा है? मेरे ख्याल में मैंने हर एक को इस इंटरव्यू के द्वारा जो है उसको लपेट में लिया है कि इनकी पॉलिसीज़ गलत हैं और ये जो हैं जम्मू को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखिए जब हमने ऑफिस चार्ज लिया तब से लेकर के हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ को लेकर के जूझ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इशू है वो था सेकेंड वेव, कोरोना वेव जो है, सेकेंड फेज़ जो था, तब से लेकर के आज तक हम लोग खड़े नहीं। अभी भी थर्ड फेज़ का कोई भरोसा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे परेशानी आती है कि गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनती। मैंने अभी पिछले दिनों में बैंक्वेट हॉल वालों के लिए बोला, मैंने इंटरव्यू में कहा कि भाई 2-2 हज़ार लोग जो हैं कश्मीर में इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पर एलजी साहब 25 लोगों के लिए बोल रहे हैं।
मतलब क्या तमाशा बना करके रख दिया इन्होंने। भाई डिबेट करो, आप बताओ तो सही। 40 कनाल का एक लैंड है, 40 कनाल में आप 25 बंदों को अलाउ कर रहे हो, लेकिन इन लोगों के, वैक्सीनेटेड लोगों को तो कम से कम अलाउ करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही कहा उनको। मैंने कहा देखिए, अब बाहर जो है, अगर आप जम्मू में चले जाएं, कहीं भी किसी भी एरिया में चलेंगे, आपको क्या 25 लोग मिलेंगे? आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे ना। आप जितनी भी मंडीज़ हैं यहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर सैकड़ों लोग मिलेंगे और रोज़ मिलते हैं, जितने भी हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि ऊपर से एक ही इंस्ट्रक्शन है? किस तरह से, मैं तो बार बार, मैं तो अपने इंटरव्यू में क्या, मैं अपनी मीटिंग्स में भी यही कह रहा हूँ, और मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं कि जम्मू के ट्रेड को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसकी प्लानिंग जो है ऊपर बैठे लोग कर रहे हैं। पहले वाइन वालों को ख़त्म किया, अब बार वालों को ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद साथ में ये बैंक्वेट हॉल वालों को ख़त्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और पता नहीं किसको ख़त्म करेंगे। मैं रुकता नहीं, मैं डरता नहीं। एक ही बात है, मैं इस कोरोना की वजह से डर रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं किसी तरह की परेशानी में, बहुत सारे लोग जो हैं इस दौरान में, हमारे मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स इस समाज को छोड़ करके चले गए। डर है तो उसी का, और जिस दिन हमें लगेगा कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, उस दिन हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि वो क्या है और हम क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू के कारोबारी की नब्ज़ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जानता है और जम्मू के कारोबारी जानते हैं। बंद कमरों में लिए हुए फैसलों को लेकर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि बिना डिबेट के आप ये जो फैसले ले रहे हैं ये लोगों के हित में नहीं है, और आने वाले समय में आपको सोचना होगा कि आपकी पॉलिसी जम्मू के कारोबारियों को लेकर किस तरीके की होगी। क्या आप चाहते हैं कि जम्मू में भी कारोबार फले और फूले, या आप चाहते हैं कि सारे कारोबारियों के काम जो हैं वो ठप हो जाएं?